नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर एक नहीं 3 चेहरे हैं। महायुति ने इन चेहरों के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, शानदार जीत हासिल की। सवाल यह है आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में इसका संपूर्ण विश्लेषण हम करने वाले हैं। साथ ही शाम 6:30 बजे आपको दिखाएंगे संभल में हिंसा, किसकी दंगे वाली मंशा। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है। हर पार्टी बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है और नई सरकार के लिए अपना प्लान बना रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महायुति का जश्न मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सत्ता में वापसी कर इतिहास के पन्नों में अपना दर्ज कराने वाली महायुति में अब नई सरकार के गठन को लेकर माथापच्ची चल रही है। बैठकों का दौर जारी है, सबकी अपनी अपनी तैयारी है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बैठक महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में हुई। हालांकि इस बैठक का एजेंडा सदस्यता अभियान था, लेकिन ऐतिहासिक जीत के बाद इस बैठक में नई सरकार के गठन और उसकी रणनीति को लेकर चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो रिजल्ट भी आया है। अब हमने आज बैठक लेकर महाराष्ट्र में 1,51,00,000 भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए हमने निर्णय लिया है। इधर बीजेपी की बैठक हुई तो उधर लोकसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जबरदस्त वापसी करने वाली अजीत पवार के घर पर एनसीपी विधायक दल की बैठक हुई। जीत से उत्साहित तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। विधायक दल की बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है, उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहां पर चयन किया। बीजेपी एनसीपी के साथ जनता की अदालत में असली शिवसेना का रुतबा हासिल करने वाले एकनाथ शिंदे के खेमे में भी हलचल तेज है। अब से कुछ देर बाद शिंदे की शिवसेना की भी बैठक होगी, जिसके लिए जीते हुए विधायक मुंबई पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज को सूत्र बता रहे हैं कि कल महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, लेकिन अभी तक गठबंधन के बड़े नेता इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे। दावों का शोर है, हर पार्टी अपने नेता को ही सीएम का चेहरा बता रही है। महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब महाराष्ट्र में कौन बनेगा सीएम, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर पार्टी का अपना अपना दावा है, हर पार्टी की अपनी अपनी उम्मीद है। हर कोई अपने नेता को सीएम के तौर पर देखना चाहता है। हालांकि खुलकर बोलने से बड़े नेता बच रहे हैं। हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सर, सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। वैसे तो ऐतिहासिक जीत और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल करने वाली बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का नाम पॉलिटिकल कॉरिडोर में सबसे आगे है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के लिए दावेदारी ठोकने वाले भी कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं तो निर्णय हो जाएगा। हम तो चाहेंगे ना कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। अब ऐसा जर होगा तो अजीत दादा भी तो हो सकते, उनका भी तो स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा है भाई। दोनों खेमों से लगातार सीएम पद के लिए अपने नेता के लिए बयानबाजी चल रही है। भले ही अपने नेताओं के लिए माहौल बनाया जा रहा हो, लेकिन अभी तक खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है। जल्द इस राज से पर्दा उठ सकता है कि आखिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। तो महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस है, लेकिन झारखंड की बात की जाए तो यहां पर शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो चुकी है। आपको दिखाते हैं किस तारीख को शपथ होगी और मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे नजर आ सकते हैं। कल जीत मिली और आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया।
शाम करीब 4:15 बजे हेमंत सोरेन विधायकों की समर्थन वाली चिट्ठी लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर राज्यपाल को समर्थन वाली चिट्ठी सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। अब 28 नवंबर को हेमंत फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दावा हम लोगों ने पेश किया है, महामहिम जी के समक्ष सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया। 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि हेमंत सोरेन सरकार में कौन कौन मंत्री होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। और अब चर्चा है कि हेमंत सोरेन के अलावा जेएमएम के 6, कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी का 1 मंत्री शपथ ले सकता है। बता दें कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त आंधी रही और गठबंधन 56 सीट जीतने में सफल रहा। ये झारखंड में पहली बार है जब किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की। यहां पर जब चुनाव जारी था उस वक्त से ही धांधली के आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कैसे हमला किया है, आपको दिखाते हैं। जीते तो मेहनत से, हारे तो ईवीएम से। क्या समाजवादी पार्टी ने इसी को अपना फलसफा बना लिया है? क्योंकि उपचुनाव में अपनी हार को अखिलेश यादव धांधली बता रहे हैं। अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? क्योंकि नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। दरअसल रविवार को अखिलेश यादव उपचुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उनके साथ कुंदर की सीट से सपा प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान भी थे। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी ने जिस तरह तांडव रचा वहां पर, अगर चुनाव में वोट पड़ गया होता तो मैं 1 लाख वोटों से कम चुनाव जीतता। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी, सिर्फ सीसामऊ और करहल सीट से ही जीत पाई। लेकिन उसे सबसे ज्यादा टीस कुंदर की विधानसभा पर मिली हार की है, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। लेकिन बीजेपी की आंधी में समाजवादी पार्टी का यह किला बुरी तरह ढह गया। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी फर्जी है, कोई भविष्य नहीं है। यूपी के इस उपचुनाव को जानकार 2027 लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन योगी ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची कि साइकिल 2 कदम से आगे नहीं बढ़ पाई। एक तरफ अखिलेश यादव चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, नतीजों से इस कदर वो निराश हैं कि अब वो उपचुनाव न लड़ने की बात कह रही हैं। उपचुनाव की हार ने मायावती का मूड खराब किया और बीएसपी सुप्रीमो ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए भविष्य में उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बता दें कि बीएसपी पहले से ही उपचुनाव से दूरी बनाती रही है। करीब 14 साल बाद बीएसपी ने उपचुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वो अपने परंपरागत वोट भी नहीं बचा पाई। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी की 7 सीटों पर जमानत ही जब्त हो गई। बीएसपी इन चुनावों में 7 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही, जबकि कुंदर की और मीरापुर में वो 5वें नंबर पर पहुंच गई। बीएसपी का प्रमुख वोट बैंक रहा जाटव समाज भी उससे दूरी बनाता नजर आ रहा है। ऊपर से नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का बढ़ता प्रभाव भी बीएसपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मायावती के निशाने पर सबसे ज्यादा आजाद समाज पार्टी ही है। दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी। सन 2007 के बाद से जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। मायावती की भविष्य में उपचुनाव से तौबा पर बीजेपी तंज कस रही है। अभी कल ही
उपचुनाव के परिणाम आए हैं वो भी बहुत लोग के गले नहीं उतर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। अब देखना है मायावती पार्टी को फिर से पटरी में लाने के लिए क्या फैसला लेती हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दरअसल शरद पवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। शरद पवार ने यह कहा कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसका असर देखने को मिला है महाराष्ट्र के चुनाव में। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सभा में यह नारा दिया था। हरियाणा चुनाव में भी खूब यह नारा चला, महाराष्ट्र में भी चला, और अब शरद पवार भी मान रहे हैं कि इसका असर देखने को मिला है। आइए इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी राजेश त्रिपाठी को ही फोन लगा रहा हूं। राजेश, क्या अपडेट है इस पर? कुछ और जानकारी मिल पा रही है? ये अखिलेश कराड़ में, महाराष्ट्र के कराड़ में आज जो है शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ये जानकारी दी है कि क्योंकि कल से जब से ये रिजल्ट आए थे, महायुति की इतनी भारी जीत हुई है, ये इंतजार किया जा रहा था कि शरद पवार क्या बोलेंगे। शरद पवार ने कहा कि दो मुख्य वजह है जिसकी वजह से महायुति के जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसी जीत हुई है। पहला, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि बटेंगे कटेंगे, वो नारा यहाँ पर खूब चला है और उसकी वजह से लोगों ने वोट दिया है। दूसरी एक वजह उन्होंने और बताई कि लाडली बहन योजना को लेकर के हमारी पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी ने जो प्रचार किया कि अगर जो है महायुति के फिर से जो है मतलब महाआघाड़ी की सरकार आती है तो ये योजना बंद हो जाएगी। तो ये जो हमने प्रचार किया महायुति के बारे में, वो जो है हमारे लिए उल्टा हुआ और लाडली बहनों ने जमकर इसलिए जो है महायुति को वोट दिया है। तो ये दो वजहों की वजह से जो है महाराष्ट्र में महायुति तो ये शरद पवार ने माना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इस जानकारी के लिए आपका। बिहार में उपचुनाव के जो नतीजे आए उसका एक असर ये देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन में वहां पर तल्खी आ गई है। कांग्रेस दरअसल ये कह रही है कि आरजेडी और लेफ्ट की वजह से हार का सामना करना पड़ा और उन्हें आत्ममंथन की सलाह तक दे दी गई है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में जहां एनडीए का डंका, वहीं आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया और अब बिहार में मिली इस करारी हार ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच की तल्खी बढ़ा दी है। हार हुई है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के लोग लड़े थे, इस बार कांग्रेस नहीं लड़ी थी। नई रणनीति बनाई जानी चाहिए। हालांकि इस हार के बाद भी तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन की सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। आने वाला 25 में महागठबंधन हम लोग जीतने का काम करते हैं। बिहार जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक तरफ तेजस्वी का दावा, दूसरी तरफ कांग्रेस की नसीहत दो अलग अलग बातें कह रही हैं। कहीं कांग्रेस आरजेडी पर प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है ताकि अगले साल जब विधानसभा चुनाव हो तो इस हार का हवाला देते हुए ज्यादा से ज्यादा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सके। यह खबर भी बिहार से ही है। पटना में दरअसल आज जमीयत का मंच सजा। न्योता नीतीश कुमार को भी भेजा गया, वो नहीं गए। मदनी खफा हो गए। ये पटना का बापू सभागार है जहां जमीयत का मजमा लगा है। मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना अरशद मदनी मंच पर मौजूद हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीयत के इस कार्यक्रम से दूर रहे, जबकि बाकायदा जमीयत ने नीतीश को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन नीतीश इस न्योते को कबूल करें या नहीं, इसको लेकर शुरू से ही पशुपेश में थे, क्योंकि जमीयत के कार्यक्रम में जाने से बीजेपी की नाराजगी का डर था, इसलिए नीतीश नहीं आए। तो मदनी ने भी नीतीश पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई, क्योंकि जिस जगह ये कार्यक्रम चल रहा था उससे कुछ ही दूरी पर नीतीश कुमार का आवास था। तो लगता है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर वो हमें फायदा पहुंचाते हैं और जो हमारा दस्तूरी हक है वो हमें देते हैं, हम उनकी वाह करेंगे, ताली बजाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? नहीं आते हैं हम कुछ रहेंगे। उसके बाद जो मुसलमान है वो अपने रास्ते को देखेगा, सोचेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड को लेकर जमीयत नीतीश के जरिए एक बड़ा मैसेज देना चाहता था, इसलिए जमीयत ने लालू प्रसाद यादव तक को न्योता नहीं दिया, क्योंकि नीतीश इस वक्त केंद्र में चल रही गठबंधन की सरकार का मजबूत कंधा है। अगर वो जमीयत के इस कार्यक्रम में शामिल होते तो केंद्र पर बड़ा दबाव बनता, लेकिन अब इस कार्यक्रम से दूरी बनाकर नीतीश ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले से दूर रहना चाहते हैं।
कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र हंगामेदार हो सकता है क्योंकि सरकार का पूरा फोकस होगा कि वक्फ जैसे जो बिल हैं उसे पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष मणिपुर और अडानी वाले मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सदन ठीक से चले इसके लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और हरसिमरत कौर समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। सत्र में सबकी नजर वक्फ संशोधन विधेयक पर होगी, क्योंकि जो 16 विधायक इस सत्र के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं उसमें वक्फ संशोधन विधेयक का नाम भी है। वैसे भी महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने विक्ट्री भाषण में यह कहकर पहले ही सियासी गर्मी बढ़ा दी है कि बाबा साहब की संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। उधर विपक्ष अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप, मणिपुर हिंसा, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चर्चा चाहता है, जिसका साफ और सीधा मतलब है कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार होगा। और बात डिजिटल अरेस्ट की। आप भी कई बार इन दिनों इसका नाम सुन चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज इसका उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की कि बुजुर्गों की इस मामले में आप मदद करें। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने जहां जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती वारदातों ने लोगों को लाखों करोड़ों का चूना भी लगाया है। अब इसी डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में न सिर्फ खुलकर बात की, बल्कि युवाओं से बुजुर्गों को जागरूक करने की अपील की। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को मानसिक और आर्थिक शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। ये नए प्रकार की साइबर ठगी है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग हो रहे हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक मामला जयपुर से सामने आया, जहां एक 72 साल के बुजुर्ग को 1 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधी धमकाते रहे और करीब 8 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। अब पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए ऐसे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, ताकि वो इस तरह की ठगी का शिकार न हो। पुणे में आज दिलजीत दोसांझ का शो है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। एमएनएस की तरफ से जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आखिर रिहायशी इलाके में यह कॉन्सर्ट क्यों किया जा रहा है, शराब परोसी जाएगी, इसका विरोध एमएनएस की तरफ से किया जा रहा है। जहां पर यह कॉन्सर्ट होना है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर यह इवेंट होना है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पुणे शहर में आज पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने जा रहा है। जहां पर यह कॉन्सर्ट हो रहा है, वहां पर हम देख सकते हैं काफी बड़े तादाद में फैंस यहां पर पहुंचे हैं। मगर उसी वक्त यहां पर जो मनसे के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर रहने वाले कुछ स्थानिक लोग हैं, वो ये कॉन्सर्ट को विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर हो नहीं, उनकी ऐसी कोशिश है। यहाँ पे हम बैनर देख सकते हैं, सेफ कोथरूड, से नो टू म्यूजिक कॉन्सर्ट। क्या इनका दिक्कत है, क्यों ये मना कर रहे हैं, क्या हुआ है, आप क्यों विरोध कर रहे हो कॉन्सर्ट के लिए? आज हमारे कोथरूड में दिलजीत सिंह दोसांझ का कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम होते हुए हमने सुबह से ये कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइज़र है, पुलिस प्रशासन है, उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आपने इनको परवाना दिया है तो हमको दिखाया जाए, अगर नहीं दिया है तो हम इसका विरोध करेंगे। सुबह से हम आपका विरोध क्यों है, क्यों आप इसके अगेंस्ट जा रहे हो? आपको हम सबको मालूम है कि भारतीय ये जो है संस्कृति जो है उसमें ऐसे कार्यक्रमों को हम नहीं दिखा सकते
और दूसरा ये है कि ये यहाँ पे शराब बेची जा रही है, ऐसा हमको मालूमात हो गए। इधर दूसरी एक इधर की गली है जो आरोप, यहाँ पर लिकर्स के जो स्टॉल हैं इसके चलते आपका विरोध है? यस, ये आवाज़ की दिक्कत है। यहाँ के जो पेंशनर लोग हैं, जो शैक्षणिक का माहिर, बिल्कुल, यहाँ पर कई सारी सोसाइटीज हैं और जो लाउड म्यूजिक यहाँ पर बजेगा उसको लेकर यहाँ पर दिक्कत है और उसी के चलते यहाँ पर मनसे और ये कुछ स्थानिक कार्यकर्ता हैं वो विरोध दर्शाते हुए दिख रहे हैं। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब खेल की दुनिया से खबर है। 27 करोड़ आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली लगी टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऋषभ पंत के लिए। उन्हें यह मोटी रकम देकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि पंत के बाद दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पिछली बार के चैंपियन श्रेयस अय्यर। कोलकाता को 2024 में विजेता बनाने वाले 26 करोड़ 75 लाख रुपए में इनकी बोली लगी। अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी टीम का सरताज बनाया है। ऑक्शन में सबसे मोटे पर्स के साथ पहुंची पंजाब की टीम ने अपने ही स्टार अर्शदीप सिंह को भी टीम में रखा। साथ में राजस्थान से युजवेंद्र चहल को भी छीन लिया गया। संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष के दावे के बाद विवाद बढ़ गया है। सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस वालों को चोटें भी आईं। सवाल तो यह है कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया जा रहा था तो पत्थरबाजी की नौबत क्यों आई? संभल में आखिर किसने ये आग लगाई? अपना भविष्य बर्बाद के चक्कर में नेताओं के अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। मेरा बच्चा तो अच्छा खासा सौदा लेने गया था दुकान का और वहाँ को निकल गया होगा जुम्मा मस्जिद तक, वहाँ से क्या पता क्या हुआ। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें कि इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग संभल की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि इस आगजनी के पीछे कौन है। संभल को हिंसा में झोंकने की साजिश किसकी है? संभल की शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ था, लेकिन उस दिन भीड़ तो आई लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 24 नवंबर की सुबह जब दूसरी बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो रहा था तो पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी? इसी सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है और संदिग्ध लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ भीड़ बहुत अधिक हो गई थी। कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ थोड़ा आसपास से आए थे, 5 से 10 किलोमीटर से। स्पॉन्टेनियस से ज़्यादा मुझे कुछ सुनियोजित लग रहा है। संभल के जिला अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी और जब सुबह के वक्त मस्जिद का दोबारा सर्वे करने टीम पहुंची तो प्लान के तहत ये सब कुछ किया गया। अचानक भीड़ ने सर्वे टीम और पुलिस पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, लेकिन इस झड़प में कई पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। वहीं दूसरी ओर बिलाल और नईम नाम के युवकों की मौत हो गई। हिंसा में मारे गए युवकों की ये तस्वीरें हैं। 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। मौके पर मौजूद एसपी पत्थरबाजों को समझाते दिखे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के भड़काने पर नौजवान अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के
अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू किया, लेकिन तब तक बहुत कुछ नुकसान हो गया था। 3 मोटरसाइकिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी, जिसको यहाँ पर बलवाइयों और दंगाइयों ने यहाँ पर जो है वो आग के हवाले कर दिया है। एबीपी न्यूज की टीम शाही जामा मस्जिद के आसपास की जिस गली में गुजर रही थी, चारों ओर ईंट और पत्थर दिखाई दे रहे थे। बोरियों में भर भर कर ईंटें लाई गई थीं। संभल की जामा मस्जिद इलाके की छोटी छोटी गलियों की हम आपको एक बार तस्वीर दिखा दें। इस तरह से पत्थरों से जो है वो पटी हुई है। जामा मस्जिद से तकरीबन जो है वो 50 कदम की दूरी पर ये गली है और यहाँ पर इस पूरी गली में ये जो पत्थर हैं और जो ईंटें हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। बोरियों में रखी ईंट इस बात की गवाही दे रही हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई है। पहले से लोगों को तैयार किया गया था और जगह जगह ईंट पत्थर रखे हुए थे। सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे का काम चल रहा है। सुबह 7:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है इसका ये दूसरा गेट है और जो पुलिस सुरक्षा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स जो है शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है वो लगाई गई है। यानी सुबह 8 से 9 बजे तक यहाँ पर शांति थी, लेकिन जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। गलियों में भी बड़ी संख्या में पुलिस थी। शायद यही वजह है कि सर्वे की शुरुआत में कोई हंगामा नहीं हो पाया। सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से करीब 10 बजे तक किया गया और इस सर्वेक्षण के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई और उसके बाद अब सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। सर्वेक्षण का काम करीब 10 बजे पूरा हुआ और हिंसा भी उसी वक्त भड़की। संयोग ठीक था कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले थे तो हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है। उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। पुलिस का दावा है कि आगजनी करने वाले सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। जिस गाड़ी पर पुलिस लिखा था उसमें आग लगा रहे थे। पुलिस ड्रोन फुटेज के जरिए उपद्रव करने वालों की पहचान करने में जुटी है। एक एक की पहचान कर कठोर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे ही दिन हिंसा होने पर अब राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो बीजेपी का आरोप यह कि विपक्ष को कानून और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं। वहीं सरकार कह रही है कि हिंसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत खराब है। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है। इस तरह की बातें करके क्यों हमारे बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक टेंशन पैदा किया जाता है। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारे समाजवादी पार्टी को लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से उन्होंने हमला किया। संभल में इस शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर था या नहीं, अदालत सर्वे करवाकर तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुनवाई करना चाहती है। लेकिन हिंसा के बाद अब संभल में भी मंदिर मस्जिद वाली सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने संभल की घटना पर राय देते हुए कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे। अगर बटेंगे तो कटेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशंस हमारे देश में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे जाना ही अलाउड नहीं है इवनिंग के बाद। मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होकर इस चीज़ की निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे सरकारी तंत्र पर हमला बताया है। अगर कानून पर ये हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है, ये भारत पर हमला है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा।
बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना। कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने संभल में जानबूझकर विवाद करवाया है। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर सवाल उठाया है। वो हिंसा के पीछे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रही है। संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी। उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। साथ ही इस मामले को देश तोड़ने की कोशिश से जोड़ दिया। बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है। सर्वे क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये मैं मालूम करना चाहता हूँ। क्या उस मस्जिद को डिमोलिश किया जा सकता है? हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। भाई संभल में सर्वे के लिए जो टीम गई है, ये न्यायपालिका के आदेश पर गई है। न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं। अरशद मदनी ने आरोप लगाया है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे मजहब को जो हमारा हक है उसको छीना जा रहा है। पहले बाबरी मस्जिद का मसला हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरा मसला बनारस के अंदर चल रहा है। ये मुल्क के आने वाले दिनों के अंदर मुल्क के लिए बहुत तकलीफ देगी। उधर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर वहाँ मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी महाराज के दावे के बाद संभल में मंदिर मस्जिद विवाद की शुरुआत हुई। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है। हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है। हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सर्वे की मांग की थी और 19 नवंबर को ही कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर सर्वे करवाने का आदेश दिया। ऑर्डर जारी होते ही उसी रात एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव अपनी टीम के साथ सर्वे करने जामा मस्जिद पहुंचे और मुआयने के बाद लौट आए। दूसरी बार फिर से अपनी टीम के साथ पहुंचे। सर्वे टीम को देखकर भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते वहां मौजूद लोग उग्र होने लगे और तनाव की स्थिति बन गई। सर्वे का विरोध कर रहे लोगों के बीच से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस हिंसा में नोमान, बिलाल और नईम नाम के 3 युवकों की मौत हो गई। सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ के साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहाँ पे टीमें थी तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है।